नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज की यह वीडियो क्लास 9th वालों के लिए खास कर रहेगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 जिसका नाम है खाद्य संसाधन एवं पशु, इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उन सब का आंसर आपको काफ़ी सटीक तरीके से, काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी इजी वे आपको बताएंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके मन में फिट हो जाए और कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आज का, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की बात है और 5 नंबर। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर का बात है। देखिए पहला प्रश्न, पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण दें। पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण आपको देना है। देखिए ध्यान समझिएगा। करें पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो पशुपालन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? रीढ़ है। इससे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि उत्पाद प्राप्त होता है, जो घरेलू उपयोग के साथ साथ व्यापार में भी सहायक होता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। पशुपालन से क्या होता है? किसानों को आय मिलती है, दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं तो उससे आय मिलती है। पशुपालन से बैल खेती की जुताई में और गाय भैंस दूध उत्पादन उपयोगी होते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी के साथ गोबर खाद में मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। पशुपालन रोजगार सृजन की भी एक मुख्य स्रोत है। यानी पशुपालन से भी लोगों को काफ़ी अधिक रोजगार मिलता है। पशुपालन से भी काफ़ी अधिक लोगों को क्या करता है? रोजगार मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन था पशुपालन से होने वाला लाभ क्या है, तो आपको लिखना है कि पशुपालन के निम्नलिखित लाभ हैं। पशुपालन करने से हम क्या मिलता है? पशुओं से दूध मिल जाता है, पशुओं से हमें खाद्य प्राप्त हो जाता है, पशुओं से मांस मिल जाता है, पशुओं से अंडा मिल जाता है, पशुओं से हमको क्या मिल जाता है? तो आपको बोलना है पशुओं से हम लोग खेत में काम करा देते हैं। जैसे बैल होता है तो बैल से खेत जुतवा लेते हैं, ऊँट से भी हम लोग काम कराते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे गदहा है, बोझा आप देखेंगे चिमनी पर काम करता है गदहा। तो बहुत सारे लाभ है पशुपालन से। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था, आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर प्रश्न मिलेगा। कह रहा है कि अधिक अंडे और मांस के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में कैसे सुधार लाया जा सकता है, वर्णन करें। आपको यहाँ वर्णन करके समझाना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अधिक उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ का चयन आवश्यक है। यानी अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो मुर्गियों का अच्छा नस्ल होना चाहिए। ठीक है, लेयर नस्लें अंडे और ब्रायलर नस्लें मांस के लिए उपयुक्त होती है। जो आपको याद है ना, लेयर अंडा के लिए, लेयर किसके लिए? अंडा के लिए। लेयर जो नस्ल होता है अंडा के लिए, लेयर नस्ल का लिए अंडा के लिए। और जो ब्रायलर नस्ल है वो मांस के लिए। ब्रायलर नस्ल मांस के लिए उपयुक्त होती है। संतुलित आहार, रोग नियंत्रण, उचित तापमान और स्वच्छ आवास से भी उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, कि टीकाकरण द्वारा बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है। आधुनिक तरीकों को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं। उत्पादन को हम लोग दोगुना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दोगुना कर सकते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। आगे 3 नंबर, पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो पालतू पशु होते हैं उनकी आवास की क्या क्या विशेषता होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बोलना है पालतू पशुओं के आवास हवादार, साफ सुथरे और वर्षा से सुरक्षित होने चाहिए। जो पालतू पशुओं के आवास है वो कैसे होना चाहिए? तो पहला तो एकदम हवादार होना चाहिए। ठीक है, उसमें जंगला होना चाहिए जगह जगह, साफ़ सुथरा होना चाहिए और वर्षा से सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्षा से सुरक्षित होगा वहाँ कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ होगा तो छोटे छोटे मच्छर मक्खी उत्पन्न हो जाएंगे और फिर पशुओं को नुकसान करेंगे। करेंगे फर्श पक्का और ढलानदार होना, जिससे गंदा पानी बाहर निकल सके। आवास में पर्याप्त प्रकाश और हवा का संचार होना चाहिए। जानवरों के आराम और भोजन की सुविधा, सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। बीमार पशुओं को अलग रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये बस यही क्वेश्चन बताना था कि पालतू पशु कैसे रखना चाहिए, बस इसी के बारे में आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 4 नंबर प्रश्न। करें विभिन्न पशु रोगों के लक्षण तथा उनके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का विवरण दें। यहाँ पर आपको विवरण बताना है। ठीक है, देखिए करें कि पशुओं में गल, घोटू, खुरपका, पक्का, टीबी, ब्रूसेलोसिस आदि रोग होते हैं।
इनके लक्षणों में बुखार, भूख न लगना, लार बहना, खुरों में घाव आदि शामिल है। नियंत्रण हेतु टीकाकरण, साफ सफाई, संतुलित आहार और अलगाव का पालन आवश्यक है। ठीक है, अलगाव का पालन क्या है, आवश्यक है। समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श और दवा देना जरूरी होता है। दवा देना क्या होता है, जरूरी होता है। रोग फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पशु को अलग रखना चाहिए। संक्रमित पशु क्या करना चाहिए, हमको अलग रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, संक्रमित पशु को अलग रखना चाहिए। कोई दिक्कत, बस यही क्वेश्चन है। आगे 5 नंबर प्रश्न है, पर कृत्रिम ब्रियसेचन क्या है, इन्हें किस किस चरणों में पूरा किया जाता है। जो कृत्रिम ब्रियसेचन है वह क्या है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए, कहते कृत्रिम ब्रियसेचन एक ऐसी विधि है जिसमें उन्नत नस्ल के नर पशु की ब्रिय को मादा के गर्भाशय में सुई के माध्यम से डाला जाता है। सुई के माध्यम से इसमें डाला जाता है। ठीक है, अब इसके चरण यहाँ बताना है। उन्नत नस्ल के नर से ब्रिय संग्रह करना, पहला काम क्या है, उन्नत नस्ल के नर से ब्रिय संग्रह करना। ठीक है, दूसरा उसे विशेष तापमान पर सुरक्षित रखना, विशेष तापमान पर सुरक्षित रखना, बनाने की विधि हम लोग। मादा के प्रजनन काल की पहचान करना। ठीक है, ये पूछ रहा था ना किन किन चरणों में पूरा होता है, चरण देख लीजिए कौन कौन चरण से पूरा होता है। तो पहला चरण क्या होता है, उन्नत नस्ल के नर से ब्रिय संग्रह करना। ठीक है, दूसरा उसे विशेष तापमान पर सुरक्षित रखना। तीसरा मादा के प्रजनन काल की पहचान करना। ठीक है, आगे विशेष उपकरण से ब्रिय के मादा के शरीर में प्रविष्ट कराना। यह विधि नस्ल सुधार में सहायक होती है। यह जो विधि होती है नस्लों के सुधार में क्या होती है, काफ़ी सहायक होती है। ठीक है ना, यही है बस ब्रियसेचन, कृत्रिम ब्रियसेचन। आगे 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जलीय संवर्धन, समुद्री संवर्धन, मेरीकल्चर तथा प्रग्रहण मत्स्य में अंतर स्पष्ट करें। इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए जलीय संवर्धन, तालाबों या झीलों में मछलियों का पालन एक तरह से जलीय संवर्धन है। ठीक है, करेंगे समुद्री संवर्धन, मेरीकल्चर, इसमें आपको देखिए करेंगे समुद्र के किनारे खारे जल में समुद्री जीवों का पालन। समुद्र के किनारे खारे जल में समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है, समुद्री संवर्धन कहलाता है। और जलीय संवर्धन क्या होता है, तालाब या झीलों में मछलियों का पालन जलीय संवर्धन कहलाता है। अब है प्रग्रहण मत्स्य, करेंगे नदियों, झीलों, समुद्र आदि में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ना क्या कहलाता है, प्रग्रहण मत्स्य कहलाता है। ठीक है, इसमें मछली को पाला नहीं जाता है, यह प्राकृतिक रूप से इसमें रहती है। ठीक है, बस यही है सबके बारे में। आपको टॉपिक, आपको बढ़िया से टॉपिक बना के इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जोड़ लिया कि जलीय संवर्धन में तालाबों या झीलों में मछलियों का पालन किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे आपको बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 7 नंबर प्रश्न हो रहा है। समुद्री मत्स्यिकी क्या है, विवरण दें। समुद्री मत्स्यिकी क्या है, आपको विवरण देना है। ठीक है, देखिए करें कि समुद्री मत्स्यिकी वह प्रक्रिया है जिसमें समुद्र या खारे जल के क्षेत्रों से मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का संवर्धन और उत्पादन किया जाता है। इसमें झींगा, केकड़ा, शंख, सीप, ऑयस्टर आदि शामिल होते हैं। यह मत्स्यिकी भारत जैसे समुद्री सीमा वाले देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आय, पोषण और रोजगार का बड़ा स्रोत है। आय, पोषण और रोजगार का एक तरह से बड़ा स्रोत है। समझ में आ रहा है वाला क्वेश्चन। समुद्री मत्स्यिकी क्या है, विवरण देना है। तो आपको क्या लिखना है कि समुद्री मत्स्यिकी वह प्रक्रिया है जिसमें समुद्र या खारे जल के क्षेत्रों से मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों का संवर्धन और उत्पादन किया जाता है। इसमें झींगा, केकड़ा, शंख, सीप, ऑयस्टर आदि शामिल होते हैं। यह मत्स्यिकी भारत जैसे समुद्री सीमा वाले देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और यह आय, पोषण और रोजगार का बड़ा स्रोत होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का बात है, बढ़िया से क्वेश्चन को लिखिएगा। करें कि समुद्री मत्स्यिकी तथा अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में अंतर स्पष्ट करें। इसमें आपको अंतर बताना है। देखिए करें कि समुद्री मत्स्यिकी में समुद्र के जल से मछलियाँ प्राप्त की जाती है, जबकि अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में मत्स्यिकी तालाब, झील, नहरें आदि में की जाती है। ध्यान समझिएगा, करें कि समुद्री मत्स्यिकी और अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में अंतर बताना है। तो समुद्री मत्स्यिकी में क्या होता है, समुद्र के जल में मछलियाँ प्राप्त की जाती है, समुद्र के जल में स्पेशल। ठीक है, जबकि अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में तालाब, झील, नहरों आदि से की जाती है। समुद्री मत्स्यिकी में बड़ी नावें, जाल प्रयोग होते हैं, जबकि अंतःस्थलीय में सीमित संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो समुद्री मत्स्यिकी होता है उसमें बड़े बड़े नाव लगते हैं मछली को पकड़ने में, लेकिन जो ये वाला जो अंतःस्थलीय होता है ये छोटे छोटे तालाब, नहरों, नालों में हम लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। इसमें सीमित संसाधन क्या होती है, आवश्यकता होती है, छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग पकड़ सकते हैं। 9 नंबर
मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण दें। आखिर मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है उसका विवरण देना है। देखिए करें कि मिश्रित मछली संवर्धन एक वैज्ञानिक विधि है, एक क्या एक तरह का वैज्ञानिक विधि है जिसमें एक ही तालाब में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ दूर रोहू जैसे रोहू, कतला, मृगल आदि को एक साथ पाला जाता है। इसे तालाब के सभी स्तरों ऊपरी, मध्य और निचला का उपयोग होता है, जबकि उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन भी अधिक होता है। इसमें मछलियों की प्रतियोगिता कम होती है और आहार के अधिकतम उपयोग होता है। इसमें आहार अधिक लगता है। आहार क्या होता है? अधिक लगता है, उत्पादन अधिक हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? मिश्रित मछली संवर्धन। इसमें हम लोग कई तरह की मछलियों का उत्पादन एक ही तालाब में कर देते हैं, कई प्रकार की मछली। ठीक है, चलिए आगे मिलेंगे तो लास्ट क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर का 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका नाम है, जिसका क्वेश्चन करेंगे मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखे। मधुमक्खी पालन क्या होता है उस पर आपको समझाना है, लेख लिख के समझा देना है। देखिए समझाते हैं। करके मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन क्या है? एक लाभदायक व्यवसाय है। ठीक है, जिसमें मधुमक्खियों के द्वारा शहद और मधुमोम प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी फूलों के रस जिसको नेक्टर भी बोलते हैं, एकत्र कर शहद बनाते हैं। क्या करती है? शहद बनाती हैं। करें मधुमोम का उपयोग दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों और मोमबत्तियों में होता है। भारत में एपिड डोर्सेटा, एपिड इंडिका, एपिड मल्लीफेरा प्रमुख प्रजातियां हैं। ये एक तरह से मधुमक्खियों की क्या है? प्रजातियां हैं। कौन कौन मधुमक्खियों की प्रजातियां यहाँ पर देख सकते हैं? मधुमक्खियों की प्रजातियां कौन कौन हमने बताया है? एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारी मछलियों की मधुमक्खियों की अलग अलग प्रजाति है। ठीक है, इसके लिए लकड़ी के बक्सों एपियरिस में मधुमक्खी रखी जाती है। या कृषि से संबंधित एक पूरक उद्योग है जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होता है। क्या होता है? अतिरिक्त आमदनी होता है। ठीक है, तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खी पालन पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो बस इतना भेज देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, 10 में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है। पुनः नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को या कमेंट बॉक्स में हम उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।